मेरा पहला प्यार। दिल्ली से चलने वाली फ़्लाइट नंबर 6329 अपने व्यस्ततम रूट जम्मू पहुंच गई थी। यूँ तो अमूमन हर फ़्लाइट में 2 से 4 सीटें खाली रह जाती हैं, पर सीज़न पर श्रीनगर जाने वाली फ़्लाइट टूरिस्ट को लेकर हमेशा फूल जाती हैं। उनमें एक भी सीट खाली नहीं होती। यही हाल इस फ़्लाइट का भी था। श्रीनगर में अधिकांश यात्री फ़्लाइट से नीचे उतर गए। कुल 24 व्यक्ति श्रीनगर से लेह जाने वाले इस अंतिम पड़ाव के लिए शेष रह गए थे। उनमें भी 8 लेह निवासी श्रीनगर से फ़्लाइट में बैठे थे। नेहा ने अलसाई आंखों से फ़्लाइट के बाहर एरोड्रम का मुआयना किया। बाहर जाने वाले लोगों को रोमांचित होते देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वह अपनी सहेली हिना के साथ पहली बार लेह के बर्फीले रेगिस्तान के नज़ारे देखने के लिए जा रही थी। श्रीनगर की रंगीन वादियाँ उसे बेहद आकर्षित करती थीं, पर श्रीनगर और पूरा कश्मीर वह 3 से 4 बार तक घूम चुकी थी। नेहा के दादाजी आर्मी से रिटायर हुए थे। उन्होंने ही उसे बताया था कि दुनिया में घूमने के लिए सबसे अलग प्रकार की जगह देखनी है तो तुम्हें लेह अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर नौकरी में तुम आ जाओगी तो शायद फिर लेह के लिए 7-8 दिन का वक्त निकालना कभी संभव नहीं होगा। उन्हीं की बात को ध्यान में रखकर उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद नौकरी ज्वाइन करने से ठीक पहले अपने पापा के कोटे से मिलने वाली एलटीसी को अंतिम बार उपयोग में ले ही लिया। यही स्थिति हिना की भी थी। उसके पापा भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और हिना को भी नौकरी ज्वाइन करने के बाद अपने पापा की एलटीसी का उपयोग करने का अधिकार नहीं रहेगा। यही सोचकर वे दोनों 7 दिन का टूर प्रोग्राम बनाकर लेह जाने के लिए चली आई थीं। श्रीनगर से उड़ान भरने के बाद एरोप्लेन ने हवा में एक चक्कर लगाया। नेहा और हिना दोनों ने विंडो से देखा। नीचे से श्रीनगर पहाड़ों की श्रृंखला के बीच में एक कटोरी की तरह नजर आ रहा था और उसके चारों तरफ बर्फीले धवल पर्वतों की श्रृंखलाएं कंगूरों की तरह सजी हुई थीं। प्लेन जैसे ही उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ा, नेहा ने देखा कि प्लेन के नीचे चारों तरफ जहां तक नज़र जाती थी, बिना पेड़ पौधे के सिर्फ और सिर्फ बर्फीली हिमालय की चोटियां दूर दूर तक बिखरी नजर आती थीं। इन निर्जन चोटियों पर उन्हें जीवन के कोई भी लक्षण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ आकर ही इन नंगी बर्फीली चोटियों के कारण उन्हें हिमालय का नाम हिमालय ठीक से समझ में आ गया था। लगभग 50 मिनट तक और उनका प्लेन निर्जन बर्फीली चोटियों पर उड़ता रहा। इसके बाद एक बस्ती जैसा क्षेत्र नजर आया। तभी एयर होस्टेस ने अनाउंस किया, हमारी फ़्लाइट अब लेह में उतरने वाली है। सभी लोग अपनी सीट बेल्ट ठीक से बांध लें। बाहर का तापमान -8 डिग्री है। सभी लोग अपने कानों को ढक लें। बाहर निकलने के बाद ज़्यादा तेज़ ना चलें, अन्यथा हम हवा के दबाव के कारण आपकी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। रात को सोते समय सभी लोग नाक में सरसों का तेल अवश्य लगाएं। सभी यात्रियों ने ध्यान से एयर होस्टेस के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को सुना। प्लेन से बाहर आने पर तेज सर्द हवा का झोंका नेहा और हिना के चेहरे से टकराया और उन्हें सर्दी की तीव्रता का एहसास हुआ। एयरपोर्ट से बाहर आने पर मिलिट्री का एक जवान हाथ में उन दोनों के नाम की तख्ती लिए हुए खड़ा था। दोनों ने वहां जाकर अपना सामान मिलिट्री जीप में रखा और जीप उन्हें लेकर मिलिट्री गेस्ट हाउस में जा पहुंची। डिनर करते समय उन्होंने देखा कि एक और लड़का गेस्ट हाउस में पहले से रुका हुआ था। उस लड़के ने उन दोनों से खाते समय हाय हेलो की और अपना परिचय दिया। मेरा नाम जॉय है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरे पापा आर्मी में ब्रिगेडियर हैं। मैं यहाँ 8 दिन के लिए लेह के टूर पर आया हूँ। नेहा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं नेहा निगम, मेरे दादाजी आर्टिलरी में कर्नल थे, अब रिटायर हो गए हैं। मैं भी यहाँ पर अपनी सहेली के साथ
8 दिन के लिए टूर पर लेह दर्शन के लिए आई हूँ। कल सुबह हम लोग अपने लिए एक प्राइवेट गाड़ी बुक करने जा रहे हैं। क्यों? गाड़ी की क्या आवश्यकता है? मेरे लिए एक मिलिट्री जीप पहले से ही बुक है, हम तीनों उससे ही चल सकते हैं। मेरे लिए कंपनी भी हो जाएगी और आपके लिए आर्मी की सिक्योरिटी भी। क्या ख्याल है? कहते हुए जॉय ने अपना खाना ख़त्म किया। नेहा अपनी तरफ से कोई जवाब देती उससे पहले ही उसकी सहेली हिना बोल उठी, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, नेकी और पूछ-पूछ। आपके साथ जाने पर हमें कंपनी भी मिलेगी और सिक्योरिटी भी, और हमें गाड़ी भी बुक नहीं करनी पड़ेगी। कल हम आपके साथ हैं ही लेह के टूर पर चल रहे हैं। यह कहते हुए उसने नेहा की तरफ देखा। नेहा ने भी सिर हिलाकर प्रस्ताव को मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद नेहा, हिना और जॉय जीप लेकर बाजार भ्रमण करते हुए ठिकसे मठ और हेमिस गुम्फा द्वारा गुरुद्वारा पत्थर साहिब जैसे दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए आगे बढ़ चले। जॉय बहुत ही हंसमुख स्वभाव का और सुंदर चेहरे वाला लड़का था। वह लगातार अपनी बातों से दोनों को हंसाता जा रहा था। नेहा को जॉय का स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा था। जॉय को भी नेहा की सजीली मुस्कान, गजब की सुंदरता और उसका सौम्य व्यवहार बहुत भा रहा था। दोनों के बीच कुछ न कुछ वार्तालाप लगातार चल रहा था। ठिकसे मठ की ऐतिहासिक संरचना और माटी से बने हुए फ्लोर और छत देखकर जॉय अभिभूत हो गया। उसके मुंह से प्रशंसा के अनंत वाक्य निकलने लगे। नेहा भी दुनिया के इस अनोखे स्ट्रक्चर को देखकर अभिभूत थी। दोनों की चॉइस लगभग एक ही थी। जब वे लोग दोपहर के बाद हेमिस गुम्फा पहुँचे तो वहाँ का लकड़ी, मिट्टी और पत्थरों का काम देखकर और बौद्ध भिक्षुकों की दिनचर्या देखकर उन्हें नई और अनोखी दुनिया का एहसास हो रहा था। कड़कड़ाती ठंड के बीच संसार के यह अजूबे उन्हें एक नई दुनिया का अनुभव दे रहे थे। जॉय ने दस्ताने में अपना हाथ बाहर निकाला और उसने नेहा का हाथ थाम लिया और बोला, देखो मेरे हाथ की क्या हाल हो रही है। नेहा ने उसका हाथ अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबाया और जय के चेहरे पर एक स्मित मुस्कान आ गई। सुबह कब शाम में ढल गई उन्हें पता ही नहीं चला। पहले दिन में ही वे तीनों एक दूसरे के काफ़ी निकट आ गए थे और उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उनकी मुलाकात एक दिन पुरानी है। अगले दिन वह दोनों पेंगोंग लेक देखने के लिए तथा लेह पैलेस देखने के लिए गए। प्रकृति के अनोखे अंश हुए और पहली बार देखे हुए उन नज़ारों ने उन्हें ढेर सारी फ़ोटो लेने के लिए विवश कर दिया। कल से आज तक वह लोग सैकड़ों फ़ोटो खींच चुके थे। यह सब करने के बाद वे लोग जीप से सिंधु नदी के किनारे जा पहुँचे। चीन से बहती आई हुई सिंधु नदी यहाँ बहुत निषद रूप में तो नहीं बहती, पर कहीं कहीं उसके बहुत गहरे कुंड बन गए हैं। इतनी ठंड में भी बहुत तेज़ बहाव होने के कारण सिंधु नदी यहाँ पर जमती नहीं है। सेल्फी लेने के चक्कर में अचानक कई लगी चिकनी पहाड़ी चट्टान से फिसलकर जॉय सिंधु नदी के गहरे कुंड में जा गिरा। पानी अत्यधिक ठंडा होने के कारण बहुत प्रयास करने के बाद भी जॉय बाहर नहीं निकल पा रहा था। नदी के दोनों तरफ पहुँच ऊंची ऊंची चट्टान के पथरीले किनारे थे। तैरना आने के बावजूद भी अत्यधिक ठंड से लड़ता हुआ जॉय अपना होश होने लगा और उसकी चेतना उसका साथ छोड़ने लगी। नेहा ने जब जॉय को मरते हुए देखा तो बिन आगा पीछा सोचे वह जूते सहित नदी में छलांग लगा गई। तब तक जॉय थोड़ा आगे तक बह गया था। इतने अधिक ठंडा जल में तेजी से तैरते हुए नेहा जय के पास तक जा पहुंची और चेतनाहीन जॉय के बाल पकड़कर उसे खींचती हुए एक ऐसे किनारे तक जा पहुंची जहां पर थोड़ी सी समतल जगह थी। किसी तरीके से उसने जय को अपनी पूरी शक्ति लगाकर उठाकर पानी से बाहर खींच लाई। ठंड से बेहाल अपने ठिठुरते हुए शरीर को न संभाल पाने के कारण जय के पास ही चेतनाहीन होकर गिर गई। तब तक हिना ड्राइवर को लेकर उन दोनों के पास तक चली आई और दोनों बेहोश लोगों को किसी तरह उठाकर जीप में डालकर मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए। उन दोनों का पूरा एक दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। अत्यधिक ठंड के कारण बड़ी मुश्किल से उनकी रिकवरी हो पाई। होश में आने के बाद जब रोहित को यह पता चला कि उसकी
जान बचाने के लिए ही नेहा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सिंधु नदी में छलांग लगा दी थी, तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। वह अपने बिस्तर से उठकर सीधा नेहा के पास जा पहुंचा। उसने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, नेहा, मुझे नया जीवन देकर तुमने मुझे बेमोल खरीद लिया है। तुम मुझे अच्छी तो पहले ही लगती थी, पर अब मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है? जय की बाहों में सिमटती हुई नेहा ने अपना सर उसके कंधे पर रख लिया और अपनी दोनों बाहें जॉय के गले में डालकर बिना एक शब्द बोले अपने प्यार का इजहार कर दिया। वह पल उन दोनों की ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल था। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।